मैं हूं अमित कुमार पालित और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। 27 साल पहले दुनिया के सबसे कठिन युद्धों में से एक युद्ध भारत ने लड़ा भी और जीता भी, करगिल युद्ध। 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर यह युद्ध लड़ा गया और करगिल युद्ध में इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया। यह एक ऐसा मिशन था या ऑपरेशन था जो नामुमकिन था, लेकिन भारत के वायुवीरों ने इसको मुमकिन कर दिखाया। अब उन्हीं वायुवीरों की कहानी पर्दे पे लाई जा रही है और जो इसको लेकर आ रहे हैं वो इस वक्त मेरे साथ वो सभी सितारे मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग गोल्डन एरोस के हीरोज को पर्दे पर उतारने जा रहे हैं। गोल्डन एरोस जिन्होंने करगिल युद्ध में सबसे ज्यादा रेकी मिशंस किए, स्ट्राइक मिशंस किए, बैटल ऑनर उनको मिला, अवार्ड मिले, ब्रेवरी अवार्ड मिले और साथ ही वीर चक्र मिला। जिमी, 26 मई 1999 ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च हुआ था और पहले ही दिन गोल्डन एरोस के कमांडर एक्स एयर चीफ बीएस धनोआ, जिन्होंने अपने साथी विंग कमांडर धालीवाल के साथ पहला मिशन ऑपरेशन में किया और एक ऐसा क्रिटिकल मिशन जिसमें टाइगर हिल और साथ ही तोलोलिंग के ऊपर बैठे दुश्मन के लोकेशंस को लोकेट करना था। एक ऐसा मिशन कि भूसे के ढेर में सुई को तलाश रहे थे। क्या बात है। एक ऐसा मुश्किल मिशन ऑपरेशन जितना करने में लगा था उस वक्त, क्या आपको ये किरदार करने में उतनी ही मुश्किलात आई, कठिनाई आई? नहीं, आई थिंक उन लोग की मुश्किलें जो हैं वो एक अलग लेवल की होंगी और वो कहानी पढ़ने के बाद हमें पता लगता है कि कितनी मुश्किलें थी। हमारा काम तो बहुत आसान था, हमें फॉलो करना था उस स्क्रिप्ट को, हमें फॉलो करना था क्रिएटर्स को, मेकर्स को, जिन्होंने इतने सालों की रिसर्च इस ऑपरेशन पे, इस कहानी पे, इन किरदारों के ऊपर की थी और हमें बस उनको फॉलो करना था। हमें आज की डेट में अगर हम किसी रियल लाइफ हीरो के ऊपर फिल्म बना रहे हैं, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? हम जाके उनको मिलेंगे या उनकी फैमिली से मिलेंगे, करेक्ट है? तो एज एन एक्टर हमने वो किया, बस बैठ के उनकी बातें सुनी। मुझे नहीं लगता है कि एक शब्द भी मैंने बोला होगा। मुझे लगता है कि धनोआ साहब ने शायद पूछा भी था कुशल से किसी से, ये बोलता नहीं है क्या? मैं आपको सुनने आया हूँ, मैं जस्ट सुन रहा था कि उनके क्या क्या कहानियाँ थी, क्या क्या किस्से थे, नॉर्मल बातें, अपने जो उनके साथ के जितने भी थे स्क्वाड्रन के अंदर, उनके बारे में बातें, बस जस्ट ग्रैबिंग थिंग्स, जस्ट वांटिंग टू नो कि क्या था ये इंसान, कैसे सोचता था, क्या करता है। तो आई थिंक हमारा काम तो बहुत ईजी था। मुश्किल तो ये है, मुश्किल से भी मुश्किल ये था और जब लोग देखेंगे तो उनको पता लगेगा कि कितना ही मुश्किल था। 21 मई 1999 स्क्वाड्रन लीडर आहूजा और उनके साथी स्क्वाड्रन लीडर नारायण गोल्डन एरोस के पहले मिशन के लिए निकलते हैं और ये ऑपरेशन सफेद सागर के शुरू होने से पहले का मिशन था। सिद्धार्थ, आप स्क्वाड्रन लीडर आहूजा, वीर चक्र विजेता उनका किरदार निभा रहे हैं। किस तरह की तैयारी आपने की और क्या आप स्क्वाड्रन लीडर आहूजा के बारे में जानते थे इससे पहले? जी, मैं उनका नाम पहचानता था, जो जवानी में सुनी थी। रही बात तैयारी की, आई डोंट थिंक एनीथिंग प्रिपेयर्स यू फॉर अ रोल लाइक दिस। आई डोंट थिंक आई फिनिश द शो, आई डोंट थिंक आई एम प्रिपेयर्ड इवन नाउ। इट्स जैसे लीप ऑफ फेथ जो बोलते हैं ना, जितना सीख सको सीख के जाके लिख दो। इट्स लाइक अ सेकेंड स्टैंडर्ड फेल एक बच्चे को उठा के आप IIT का एंट्रेंस लिखवा रहे हो, तो आप उसकी तैयारी क्या करोगे? बस भगवान का नाम लेके कर दो। मैंने आहूजा सर का नाम लेके कर दिया, बस इतना ही होता है। बट क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि सिर्फ एक वर्दी पहनने से कोई फौजी की ज़िंदगी समझ नहीं पाता, समझ नहीं सकते। क्योंकि जैसे पाजी बोल रहे थे पहले, सिविलियन और फोर्सेस का डिफरेंस वो है ना। सिविलियन क्या है, ज़िंदगी जीता है मर जाता है। फौज में सब मर के जीते हैं, बहुत अलग ज़िंदगी होती है। तो तैयारी बस जो आहूजा सर एज ए ह्यूमन बीइंग थे उनको समझने की तैयारी थोड़ी कोशिश की है मैंने। बाकी सब तो एयरफोर्स वालों ने करवाया है और राइटर्स जो हैं अभिजीत, कुशल और जो डायरेक्टर हैं हमारे बहुत बहुत दिग्गज डायरेक्टर हैं ओनी सेन, उन्होंने हमसे करवाया है और हमें जो भी चाहिए था वो हमें मिला है। अगर आहूजा सर मिग पे चढ़ रहे हैं तो वहाँ पे मिग है,
और जैसे मिग से उतरे तो मिग है, उनका अगर एटीसी में कुछ सीन है तो एक्चुअल एटीसी है, उनका अगर बैरक्स है तो एक्चुअल बैरक्स है, उनका वॉर टाइम हैंगर है तो वॉर टाइम हैंगर है, उनका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। तो वो सब कुछ आपके लिए कोई और करके दे देता है, तो आपको बस अपना काम करना है, जो हमारा काम एक्टिंग है। लेकिन जैसे मैं फिर से दोहराऊंगा, ऐसी कोई तैयारी नहीं है जिसे हम बोल सके कि हाँ अब हम तैयार हैं एयरफोर्स वाले बनने के लिए। वी हैव जस्ट डन, हमसे जो भी हो सका हमने किया है बस। उस इमोशंस को जी इट्स वो तो है, वो तो लाइफ लॉन्ग वो उनकी भेंट है। कहीं तो किसी ने लिखा है कि आहूजा सर के नाम के साथ इस लड़के का नाम जुड़ेगा, जुड़ गया। तो अभी वो मेरे से कोई छीन नहीं सकता, और इसकी इजाज़त मुझे स्वयं अलका आहूजा जी ने दी है, और एयरफोर्स ने दी है, और टोनी धनोआ सर ने दी है। अभय, आप किरदार निभा रहे हैं ढालीवाल सर का, तो क्योंकि आपके लिए एक पहला मौका रहा होगा, क्योंकि आप बहुत यंग हैं, तो किस तरह की ट्रेनिंग आप लोगों को दी गई कि एक फाइटर पायलट किस तरह से काम करते हैं, ठीक है, उनके क्या रूटीन्स होते हैं, जिससे कि आपको अपने किरदार को करने में कुछ फ़ायदा मिला हो? सर थैंक यू, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, ये जानना चाहिए लोगों को। सबसे पहली बात तो मैं जो स्क्रिप्ट में लिखा था उस पे आऊँगा, जो कि अभिजीत सर और निखिल सर ने बहुत ही रिसर्च में, जैसा कि सर ने भी बताया, वो लिखी। मेरा काम उतना था कि वो जो कैरेक्टर लिखा हुआ था, जो सभी कैरेक्टर्स लिखे हुए थे, स्पेशली मेरे केस में मैं बोलूँगा धालीवाल सर का जो कैरेक्टर लिखा हुआ था, मैं ये सोच रहा था कि ऐसा इंसान बनने के लिए शुरुआत कहाँ से की होगी उन्होंने। और जब मैं एयरफोर्स स्टेशन पहुंचा, उनके दोस्तों से बात की, अनफॉर्चुनेटली वो वीर गति को प्राप्त हो गए सूर्य किरण में, तो मैं उनसे मिल नहीं पाया, बट मैं उनकी बेटी और उनके भांजे से मिला, राशा और अंगद से, अभी ट्रेलर लॉन्च के दिन। और धालीवाल सर के दोस्त जिस नज़रिए से मुझे देख रहे थे जब मैं एयरफोर्स स्टेशन में उनसे मिला, और राशा और अंगद जिस नज़रिए से मुझे देख रहे थे, उस नज़रिए से मुझे पता लग रहा था कि वो किस तरीके के इंसान रहे होंगे, और वो जज्बा क्या होगा जो खुद को नहीं, अपने आसपास वालों को प्रेरित करता हो, जो बहुत कम शब्द इस्तेमाल करके वो टारगेट अचीव करता होगा, जो इतने डिसिप्लिन से काम करता होगा कि आगे आने वाली पीढ़ियां भी इंस्पायर होती होंगी। मैं यंग से लेके बड़े ऑफिसर से भी एयरफोर्स में मिला, तो उन सभी के प्रति जो जज्बा और जो रिस्पेक्ट है उनकी आंखों में धालीवाल सर के लिए, वो आज भी इतनी है। तो मैं सोच रहा था कि यार वो कैसे रहे होंगे यार। One word if I can use is a superhuman, sir. और at such a young age, if you have mentioned, मतलब कारगिल को 27 साल हो गए, मैं हूँ 27 साल का। तो मैं पैदा हुआ था, तो जैसा कि सेठ सर ने बोला कहीं तो कुछ लिखा होगा, तो किए होंगे सर कि पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम, क्योंकि ऐसा शो बनना ना सर जिंदगी में एक ही बार बनता है। इट्स अ वंस इन अ जनरेशनल शो, आई प्रॉमिस यू। जिस तरीके से हमने लिखा है और जिस तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश की है, मुझे अपनी एक्टिंग फीकी लग रही थी सर। हम सबका काम बहुत फीका लग रहा था, कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ आके जो लिखा हुआ था उसको पोर्ट्रे करना था। बट होपफुली उस कोशिश में मैं कामयाब हूँ, हम सब कामयाब है, बहुत दिल से काम हुआ है। बट आई डोंट थिंक सर दिस can be replicated. This will be a reference for the younger generation and their generations to come, this show. तो आपके सवाल पे वापस आते हैं। MiG-21 की कॉकपिट्स इन्होंने मंगवा के यहाँ लोखंडवाला में अपने ऑफिस के पास एक फ्लोर लेके लगवाई थी, और एयरफोर्स के एक्स पायलट्स जो अब दे फ्लाई फॉर एयर इंडिया एंड इंडिगो एंड एवरीथिंग लाइक दैट, वो अपने ऑफ डेज में आके हमें ट्रेन करते थे। तो मैंने तो अपना एक्सपीरियंस बताया, मैंने कहा भाई जो आप लोग चीज़ें समझा रहे हो, ओके फाइन, मैं समझ रहा हूँ, बट दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आप ये मुझे दोगे अपने, मैं घर ले जाके उसको लगा के रोज प्रैक्टिस कर सकूं, बिकॉज आई डोंट थिंक आई कैन बाय योर जस्ट टेलिंग मी दैट डू दिस एंड विद द थ्रॉटल एंड डू दिस विद द थिंग एंड ऑल दैट व्हाटएवर अपना ये हो जाएगा। क्योंकि जो लोग इसको करते हैं, जो इसे उड़ाते हैं, उनके पास जो एक्सपीरियंस है वो मैं एक दिन में नहीं ला सकता हूँ, और मैं इस कॉकपिट को उठा के घर नहीं ले जा सकता हूँ। तो लेट्स डू वन थिंग, क्लोजर टू द कॉकपिट सीक्वेंस इज व्हेन वी डू इट, सो वी हैव मैक्सिमम टाइम ऑन द कॉकपिट। सो दैट इज हाउ दैट थिंग वाज दिस थिंग। क्योंकि ये तो साइनिंग पे ले आए थे, कॉकपिट्स प्रोवाइड कर दी गई थी कि अब इसमें आइए, आप बैठिए और वो आएंगे
हफ्ते में एक बार वो सिखाएंगे। मैंने कहा 1 घंटे में पॉसिबल ही नहीं है ये सीखना। आप बैठ के देखिए सर इसकी कॉकपिट में, सर मुझे मौका आपकी मिला है, मैंने नजर देखा है। खत्म हो जाएगी, स्विचेस नहीं खत्म हाँ, होंगे। स्विचेस बहुत है इसमें। बहुत स्विचेस है, एवरीथिंग मैनुअल। बहुत नैरो है। क्योंकि मैंने रफाल का देखा है, हाँ। क्योंकि आप लोग गोल्डन एरोस से हैं, तो मुझे मौका मिला था अंबाला बेस में जाने का, तो मैंने रफाल को बहुत करीब से देखा, तो उसके जो कॉकपिट को देखा और आप मिग 21 को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जनरेशन सर नहीं, वो ये एनालॉग है, वो डिजिटल है। एग्जैक्टली। हाँ, बहुत बहुत फर्क देखिए है। आप मुझे अब बताइएगा ना आपको क्या क्या पता लगा इस दौरान। नहीं, हम तो ट्रेनिंग, जैसे को हम लोग ट्यूशन लिया, हमने बहुत शिद्दत से पढ़ाई की है ट्यूशन में। तो किस तरह से होता था ये सारा? नहीं सर, एक तो आई कांट रिवील टू मच अबाउट चेयर फ्लाइंग एंड ऑल दैट। आई वांट यू टू सी कि आपको ट्रेनिंग ऑफ पायलट्स के बारे में इस शो में दिखाया जाएगा। जो भी पायलट्स करते हैं उनके जैसे रियलिस्टिक दिखने के लिए हमें उसका एक 20-30% तो सीखना पड़ा। तो हमारी सारी ट्रेनिंग ग्राउंड पे हुई। हमें हवा में लेके जाने का The अभी तक technology also that they have used, that Netflix got for the cockpit is very different to पहले क्या होता था कि हम लोग को, जब मैंने तो की हैं फिल्में एयरफोर्स पे, जब हम लोग कॉकपिट के सीक्वेंसेस कर रहे हैं तो हमारी कॉकपिट बनी होती थी, नीचे से लोग उसको हिला रहे होते थे, तो वो ऐसा ऐसा बात है। ये प्रोग्राम थी, हाइड्रोलिक सस्पेंशन लगा हुआ था, एंड दिस कॉकपिट वाज द रियल इसकी मेक की कॉकपिट कट ऑफ पुट ओवर देयर, बेसिकली सिमुलेटर की तरह काम करता है। करेक्ट, बट इट्स अ फिजिकल सिमुलेटर। आप समझ तो सोचो ये प्लेन नहीं है। है। ओनली थिंग इज दैट सिमुलेटर में आप फिर भी खुद उड़ा रहे होते हो, इसमें क्या है, प्रोग्राम्ड होता है अकॉर्डिंग टू द शॉट। सो व्हेन ही नोज दैट एट दिस पॉइंट आफ्टर 3 seconds दे आर गोइंग टू बैंक लेफ्ट, सो वो प्रोग्राम्ड होगा, तो आई हैव टू सिंक माय मूवमेंट विद द बैंकिंग। सो मुझे, अच्छा, एक कैमरा मेरा फेस कैप्चर कर रहा है, एक कैमरा ऊपर से है जो कॉकपिट को और मेरे मूवमेंट को कैप्चर कर रहा है, एक कैमरा किधर और है साइड पे, एक कैमरा है वो दूसरी कॉकपिट के भी आगे है, फॉर यू टू फील एज इफ 2 pilots आर फ्लाइंग एट द सेम दिस थिंग। सो दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, लाइट्स भी प्रोग्राम होती हैं, क्लाउड्स भी प्रोग्राम्ड होते हैं, हाइट, स्पीड, सब कुछ पहले से प्रोग्राम किया होता है। और हमारे शो के जो डीओपी हैं, सेतु सर, वन ऑफ द बेस्ट डीओपी ऑन द प्लैनेट, इतना काम गया है इसको क्रिएट करने में। वो हमारा सेट भी इस हैंगर का साइज हुआ करता था, इससे थोड़ा बड़ा था इनफैक्ट, एंड देयर वुड बी अ फुल्ली फंक्शनिंग हाइड्रोलिक प्लेन जिसमें हम पूरे गियर में बैठते थे घंटों घंटों तक। और आप इमेजिन करो, आप वही कर रहे हो, फ्लाइट लेफ्ट जाए तो फ्लाइट जाने वाला लेफ्ट, अगर आप गलती की और आप लेफ्ट नहीं गए तो आपको लगेगी, क्योंकि फ्लाइट जा रहा है। सोचो आप एक छोटी सी मक्खी हो, आप फ्लाइट में जा रहे हो, हाइड्रोलिक लेके आप फ्लाइट नहीं चला रहे हो, लेकिन फ्लाइट जब जाएगी तो आप जाओगे ना, लेकिन आपको पहले ही बोला गया है कि ये जाने वाला है, तो आप उसके हिसाब से स्टीयरिंग जो बोलते हैं वो हमारा थ्रॉटल होता है, उसको पकड़ के हम लोग जाते थे। और वो अगर माइक्रो सेकंड भी गलत होता है तो गलत दिखता है, और सीधा चाउसर आके डांटना शुरू कर देंगे, बिकॉज दे कांट अफोर्ड टू शो द मिस्टेक, एंड दैट वाज वेरी एक्साइटिंग। रियल। एंड ऑल्सो जो इसमें, विदाउट स्पॉइलिंग टू मच ऑफ इट, जो नाइट फ्लाइंग होती है, इट वाज नेवर डन बिफोर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि मैं तारक आपसे शुरू करता हूँ कि किस तरह से आप लोग जब बेसिस में गए थे तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मौका मिलता नहीं हर किसी को जाने के लिए। ओह सर, बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा जो लोग हमें मिले हैं वहाँ। ऑफ कोर्स हम जैसे ही एयरफोर्स बेस में आते हैं, हम फाइटर जेट्स देखते हैं, हम सब कुछ देखते हैं, और हम चौंक जाते हैं कि वाओ ये क्या मशीन्स है। पर जो लोग हमें मिले हैं वहाँ पे, वो इतने प्यारे लोग शायद ही मुझे कभी लाइफ में, मतलब मुझे मिलने का मौका मिला है। इतने वेलकमिंग, इतने वार्म, और एट द सेम टाइम वो अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं, वो अपना काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए टाइम निकालकर हमें भी गाइड कर रहे हैं, हमें भी समझा रहे हैं, हमें भी सिखा रहे हैं। जैसे सारे एयरमैन जो थे, उन्होंने हमें इतनी अच्छी तरीके से प्लेन के बारे में बताया, बिठाया अच्छे से, सेफ्टी मेजर्स सारे बताए। इट वॉज अ वेरी वेरी कंफर्टेबल एक्सपीरियंस एट द सेम टाइम इन अ प्लेस दैट, जहाँ पे आप सिर्फ जब आप सोचते हो एक एयरबेस के बारे में, आप वॉर के बारे में सोचते हो, आप डिफेंस के बारे में सोचते हो, आप सिक्योरिटी के बारे में सोचते हो। हमें इतना प्यार दिखा वहां पे कि ये बहुत बड़ी बात थी जो मतलब मैंने देखा वहां। मैं सबके लिए सवाल रखता हूँ कि आप लोगों ने कई महीनों तक यूनिफॉर्म में शूट किया जी, तो क्या
इस यूनिफॉर्म को लगातार पहनने की वजह से क्या आप सबके अंदर कुछ आप पर्सनैलिटी में बदलाव महसूस कर रहे हैं जिसको अभी भी आप लोग अपने साथ कैरी कर रहे हो? सर मैं हमेशा मानता हूँ कि एज एन एक्टर आप अपने कैरेक्टर से कुछ ना कुछ ले ही लेते हो सबकॉन्शियसली अननोइंगली, और इस कैरेक्टर से हम सबने डिसिप्लिन तो डेफिनेटली सीखा है कुछ हद तक, क्योंकि सर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अलग सी आ जाती है आपको जब वो यूनिफॉर्म पहनते हो। एक प्रेशर भी होता है कि आपको वो अच्छे से काम करना है जो किरदार आपको मिला है, एंड बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमारे शोल्डर्स में। सर मैंने ये सीखा कि जब पहली यूनिफॉर्म डालने से पहले जब मैं अपनी रिसर्च कर रहा था, मैंने पहले भी कहा है कि मुझे लग रहा था कि जो मूवीज़ में होते हैं एयरफोर्स ऑफिसर्स या आर्मी पीपल वेरी अपटाइट एंड यू नो फॉर्मल एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, एंड मुझे लगा कि ये शायद ऐसे प्ले करना होगा ऐसे, क्योंकि उसके पहले हमारी ट्रेनिंग जो हो रही थी मार्च पास्ट हो रहा था, तो मुझे लगा एकदम स्टर्न होंगे। लेकिन जैसे आपने बोला कि एयरबेस में जब आप गए और तब आपने देवो को यूनिफॉर्म में एक्चुअली देखा, मतलब जब मैंने देखा हूँ तो मुझे ये समझ है उनका जो इंसानियत है वो समझ है उनकी, द ह्यूमन साइड टू देम, एंड दैट इज़ व्हाट आई रियलाइज दैट दे आर डूइंग सच अ बिग जॉब ऑफ फ्लाइंग एट सच हाई स्पीड्स with all these things to remember around them, but when they come down and they talk to you as an individual, they will forget all of that and be as humble and as polite as they can. जिमी सर एंड सिद्धार्थ सर, आप लोगों ने जो ये सीरीज बनाई है ये देशभक्ति पर आधारित है, क्या मैसेज देना चाहेंगे देश के लोगों को, युवाओं को? वैसे यही है, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर आप केपेबल हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपकी ड्रीम है कि आप एयरफोर्स ज्वाइन करें या आर्मी ज्वाइन करें या नेवी ज्वाइन करें, ऐसे ही आप आर्म फोर्सेस ज्वाइन कीजिए, बिकॉज देयर इज ये सबके लिए ये सपना पूरा नहीं होता है। ये एक ऐसा सपना है अगर आपके अंदर वो जोश जज्बे के अलावा आपके अंदर वो कैपेसिटी है, वो कैपेबिलिटी है कि आप टेक्निकली साउंड हैं, आपकी विजन करेक्ट है, आपका सब कुछ, आप सारी क्वालिफिकेशंस अगर कर रहे हैं तो ही आप एयरफोर्स ज्वाइन कर पाएंगे। सेम वे फॉर द आर्मी सेट टू द क्वालिफिकेशंस आर देयर। जो युवा पीढ़ी है, जो यंग पीपल हैं, आई जस्ट वांट देम टू चूज देयर हीरोज वाइजली। ऐसे ही अमीर, पावरफुल, करप्ट, पागल, बुरे ऐसे लोगों को हीरो ना बनाएं। बहुत सारे हीरोज हैं जो हीरो बुलाने लायक हैं और उनकी कहानी आपको शायद मालूम ना हो। सो इफ यू डोंट नो, गेट टू नो, एंड इफ यू वांट हीरोज, फाइंड रियल हीरोज टू मेक योर हीरोज। आप लोगों ने बहुत मेहनत से ये सीरीज बनाई है ऑपरेशन सफेद सागर। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को ये बहुत पसंद आएगी और मेरी तरफ से, इंडिया टीवी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you so much. Thank you ऑल so द much. बेस्ट। Thank you, Amit. Thank you.